हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रोशन आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं फिर से ज्योग्राफी का क्लास। पिछले वीडियो में हमने किए थे क्लास नंबर 4। आज हम लोग करेंगे क्लास नंबर 5 करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग भारत का भूगोल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक से हम लोग करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत। हम लोग क्या करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के बारे में आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रायद्वीपीय भारत क्या है ना, हम लोग करेंगे प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ठीक है। क्या करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अब, ठीक है। आज का टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत। इस प्रायद्वीपीय भारत सबसे पहले बोलते हैं, किसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, किसको बोला जाता है। है ना, ये क्या है, मेरा इंडिया का मैप है। ये मेरा इंडिया का मैप दिख रहा है। इसमें इसको ले लेते हैं, इसके चारों तरफ ले लीजिए, चारों तरफ पानी, चारों तरफ नहीं, इसके तीन तरफ क्या है, पानी है। प्रायद्वीपीय भारत इसके तीन तरफ क्या है, पानी बना दिए, ठीक है। बीच में क्या है, ये भूमि है, बीच में क्या है, ये भूमि है। तो प्रायद्वीपीय भारत इसको बोलते हैं, जिसके प्रायद्वीपीय भारत क्या बोलते हैं कि जिसके चारों तरफ, है ना, जिसके जिसके तीन जिसके जिसके तीन तरफ जिसके तीन तरफ क्या हो, पानी हो, जिसके तीन तरफ पानी हो, और एक एक तरफ एक तरफ क्या हो, भूमि हो। प्रायद्वीपीय भारत इसको बोलते हैं जिसके तीन तरफ पानी हो और एक तरफ क्या हो, भूमि हो, उसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ठीक है। इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार बात कर ले तो इसका आकार हो जाएंगे त्रिभुजाकार। इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार आकार है इसका, है ना। इसका आकार की बात कर लेते तो ये हो जाएंगे त्रिभुजाकार, इसका आकार हो जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय कौन सा हो जाएगा, तो अरब प्रायद्वीपीय। विश्व का सबसे सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो हो जाएंगे अरब प्रायद्वीप। क्या हो जाएंगे, अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाएंगे जो, जिसको हम लोग बोलते हैं अरब प्रायद्वीप बोलते हैं। भारत का प्रायद्वीप, भारत का जो प्रायद्वीप है, ये हो जाएंगे 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है।
भारत का प्रायद्वीप है जो भारत का प्रायद्वीप 16 लाख, भारत का प्रायद्वीप 16 लाख वर्ग किलोमीटर में 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है कि फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। ऊंचाई भारत का प्रायद्वीपीय है जो प्रायद्वीप है जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर के में क्या फैला हुआ है। इसकी हाइट कितनी है तो इसकी हाइट देख लीजिए। इसका हाइट हो जाएंगे लगभग 600 से 900 किलोमीटर है ना। 600 से 900 मीटर ऊंचाई है, किलोमीटर नहीं, 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार नोट करते चलेगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए और क्या करते चलिए इसको नोट करते चलेगा। फिर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को भारत का पठार बोला जाता है। क्या है अगला, प्रायद्वीपीय पठार को भारत का पठार बोला जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार को क्या बोला जाता है, तो प्रायद्वीपीय पठार को भारत का पठार बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं पहाड़ियाँ। तो क्या चलेंगे, पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले चलेंगे पहाड़ियाँ के बारे में, है ना। तो गुजरात, सबसे पहले चलते हैं गुजरात की पहाड़ियाँ। तो क्या चलेंगे, गुजरात की पहाड़ियाँ। गुजरात की पहाड़ियाँ, गुजरात की पहाड़ियाँ क्या क्या हो जाएंगे, गुजरात की पहाड़ियाँ हो जाएंगे कच्छ, मांडव, बारदा, है ना। कच्छ, मांडव, बारदा, गिरनार और गिर पहाड़ी। कच्छ, मांडव, बारदा, गिरनार और क्या हो जाएंगे, तो गिर पहाड़ी। कच्छ, मांडव, बारदा, गिरनार और कौन सी पहाड़ी, तो एक गिर पहाड़ी। कच्छ, मांडव, बारदा और गिरनार और कौन सी पहाड़ी हो जाएंगे, तो गिर पहाड़ी हो जाएंगे, है ना। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। क्या चलेंगे, महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। एक गुजरात की पहाड़ियाँ हो गया एक तरफ, महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। आप भी इसको नोट करते चलिएगा, है ना। पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ में क्या हो जाएंगे, अजंता, बालाघाट, अजंता की पहाड़ी, उसके बाद बालाघाट की पहाड़ी। ठीक है, एक क्या हो जाएंगे, महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। उसके बाद आते हैं, इसमें और होते हैं गाविलगढ़, गाविलगढ़, उसके बाद सतमाला, ठीक, गाविलगढ़, सतमाला। एक और आ जाते हैं हरिश्चंद्र पहाड़ी। एक कौन से पहाड़ी होते हैं, तो हरिश्चंद्र पहाड़ी आ जाएंगे। ठीक है, एक गुजरात और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ है ना।
यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पे। अब हम लोग चलेंगे मरुस्थल। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, मरुस्थल पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं मरुस्थल। भारत की मरुस्थल, भारत की मरुस्थल। तो भारत के मरुस्थल कौन हो जाएंगे, भारत का मरुस्थल हो जाएंगे थार मरुस्थल। क्या हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं थार का मरुस्थल, है ना, थार का मरुस्थल। भारत का मरुस्थल क्या हो जाएंगे, तो भारत के मरुस्थल हो जाएंगे थार का मरुस्थल। मरुस्थल इसमें होता है कि मरुस्थल किसको बोलते हैं, तो मरुस्थल इसमें लिख लीजिए 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान को, वर्षा वाले स्थान को क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, दी जाती है ना। 25 सेंटीमीटर वाले स्थान को किस क्या बोला जाता है, तो इसमें मरुस्थल की इसको संज्ञा दी जाती है। इसमें आते हैं भारत कच्छ के रण, कच्छ के रण को, कच्छ के रण को भारत का, कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। यहाँ लिख लीजिए कच्छ के रण को सफ़ेद, सफ़ेद मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। इस जितने सारे पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये जितने पॉइंट है सभी क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। तो चलिए इसको आप लोग एक पॉइंट को क्या करते हैं, नोट करते चलिएगा। इसमें पॉइंट को नोट करते चलिएगा। कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। अगला है कि लद्दाख को क्या बोलते हैं, तो लद्दाख को, है ना, लद्दाख को कौन सा मरुस्थल बोला जाता है, तो लद्दाख को हम लोग शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। लद्दाख को किस मरुस्थल के नाम से जानते हैं, तो शीत मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। लद्दाख को शीत मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है ना। लद्दाख को क्या बोलते हैं, तो लद्दाख को शीत मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला टॉपिक, अगला क्या है, अरावली पर्वत कितने राज्यों में फैला। बोला जा रहा है कि अरावली पर्वत है जो कितने राज्यों में फैला है, तो अरावली पर्वत पहले लिख देते हैं। अरावली पर्वत कितने राज्यों में फैला है ना। क्या है कि अरावली पर्वत है जो कितने राज्यों में फैला है, तो इसका क्या क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे सबसे पहले गुजरात, उसके बाद गुजरात के बाद हरियाणा, गुजरात हरियाणा, एक नई दिल्ली या दिल्ली भी लिख सकते हैं ना, गुजरात हरियाणा दिल्ली, गुजरात हरियाणा दिल्ली, ये कितने राज्यों में फैला है, तो ये 3 राज्यों में फैला है। तो गुजरात के ये, इसको बात कर लेते हैं गुजरात के पालनपुर में, गुजरात के
पालनपुर से हरियाणा और नई दिल्ली में क्या है, ये 3 राज्यों में क्या है, फैला हुआ है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसका। अब हम लोग चलेंगे भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है ना। क्या बोलेंगे कि भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुआ? पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुआ है? तो इसका क्या हो जाएंगे, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुआ? तो हो जाएंगे इसका हो जाएंगे प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, इसका क्या हो जाएंगे, तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी बात कर लेते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे गुरु शिखर। इसका क्या हो जाएंगे, अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे गुरु शिखर। इसकी हाइट की बात कर लेते तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएंगे। इसकी हाइट कितनी है, तो है ना 1722 मीटर। इसकी हाइट कितनी हो जाएंगे गुरु शिखर की, इसका हो जाएंगे 1722 मीटर हो जाएंगे, है ना। इसकी अनुमानित आयु कितनी है, इसमें चलते हैं। इसकी अनुमानित आयु बता दीजिए। हमने पूछा कि इसकी अनुमानित आयु बता दीजिए, तो इसकी अनुमानित आयु कितनी हो जाएगी, तो बोलिएगा सर इसकी अनुमानित आयु कितनी है, तो 570 मिलियन है ना वर्ष है। 570 मिलियन औसत वर्ष है। इसको यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 570 मिलियन औसत वर्ष, क्योंकि इसको पता नहीं है कितना करेक्ट नहीं पता, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, औसत वर्ष। तो 570 मिलियन क्या हो जाएंगे, इसकी अनुमानित आयु हो जाएंगे 570 मिलियन। उसके बाद गुरु शिखर की बात कर लेते हो, तो गुरु शिखर पे कहाँ पे, तो माउंट आबू में, माउंट आबू में क्या है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। माउंट आबू में क्या स्थित हो, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ये भी हो जाएंगे माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं सतपुरा पर्वत। क्या चलेंगे हम लोग, अब सतपुरा पर्वत पे, तो इधर कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्या, अब हम लोग चलेंगे सतपुरा पर्वत पे चलते हैं। सतपुरा पर्वत है जो भारत के 3 भागों में स्थित है। सतपुरा पर्वत है जो भारत के 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, भारत को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सतपुरा पर्वत
सतपुड़ा पर्वत के विषय में लिख लीजिए। तो सतपुड़ा पर्वत क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भारत को 3 भागों में विभाजित करते हैं। भारत को 3 भागों में क्या करते हैं, तो विभाजित करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये सतपुड़ा पर्वत है ना, ये क्या है मेरा सतपुड़ा पर्वत है। भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो सबसे पहले राजपीपला हिल्स, राजपीपला है ना, राजपीपला में सबसे पहले किसमें, तो राजपीपला। फिर इसको बोलते हैं महादेव पर्वत में इसी में धूपगढ़ है ना। धूपगढ़। फिर एक बार मैकाल पर्वत, ठीक है। भारत एक कितने भागों में विभाजित करता है, तो सतपुड़ा श्रृंखला भारत को 3 भागों में विभाजित करता है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो जाएंगे। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो जाएंगे। और अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती है, अमरकंटक से है जो 2 नदियाँ निकलती है। कौन कौन सी नदी हो जाएंगे, तो एक हो जाएंगे सोन नदी, एक हो जाएंगे नर्मदा नदी। सोन नदी, तो सोन नदी किधर की हो, तो सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में है ना। सोन नदी किस दिशा में बहती है, तो सोन नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाएंगे। महादेव और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाएंगे। महादेव और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे धूपगढ़ हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं विंध्याचल पे, चलते हैं क्या, चलते हैं विंध्याचल। आप लोग भी इसको नोट करते चलिएगा एक बार। विंध्याचल पर्वत देख लीजिए। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल पर्वत की सबसे है ना, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हो। तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे, सद्भावना शिखर है ना। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे सद्भावना शिखर हो जाएंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर भारत को जब हम इतने मेहनत से लिख रहे हैं, तो आप लोग भी इसको लिखते चलिएगा ताकि एक नोट्स के रूप में बन जाएंगे, है ना। आप लोग भी इसको कॉपी पेन निकाल कर नोट करते चलिएगा, और एक क्या बनेंगे, नोट बन जाएंगे आप लोगों के लिए। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाएंगे, आप काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से दक्षिण भारत से कौन से पर्वत है जो विभाजित करती है या अलग करती है, पर्वत अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन से पर्वत है जो अलग करती है, तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल है ना। इसका क्या हो जाएंगे
तो हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है, अलग करती है। इसको देख लीजिए, इसको बता देते हैं इस टाइप से। मान लिया जाए ये एक पर्वत है, ये एक पर्वत है, ये भी। उसके बाद एक यहाँ से नदी निकलती है ना, ये क्या करती है, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से क्या निकल गई, एक नदी निकल गई। उसके बाद उसके नीचे चलते हैं हम लोग, फिर उसके नीचे ये चल गए, फिर क्या है, ये भी एक पर्वत है, यहाँ से भी एक नदी निकलती है ना, यहाँ से क्या करती है, एक नदी निकलती है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, पहले एक पर्वत है, फिर नदी, फिर पर्वत, फिर नदी। तो सबसे ऊपर वाले पर्वत का क्या नाम है, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। ऊपर वाला पर्वत का क्या नाम है, तो विंध्याचल है ना। इसके निचले वाले पर्वत का क्या नाम है, तो सतपुड़ा। कौन से पर्वत हो जाएंगे, तो निचले वाले पर्वत को बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत। और जो ये नदी निकल रही है ना, जो नदी निकल रही है, इस पर्वत को क्या बोलते हैं, तो इसको नर्मदा नदी बोलते हैं, नर्मदा। इसको क्या बोलते हैं, तो नर्मदा नदी बोलते हैं, है ना। ये जो नदी निकल रही है, ये नर्मदा नदी बोलते हैं। उसके बाद इसके नीचे सतपुड़ा के जो नीचे पर्वत निकल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तापी। इसको क्या बोलते हैं, तो तापी या ताप्ती के नाम से भी जानते हैं, तापी, है ना। दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, दोनों नदियाँ हैं जो किधर की ओर, पश्चिम की ओर बह रही है। तो एक नर्मदा नदी हो गया, एक तापी नदी हो गया, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। एक ऊपर में विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत। तो अभी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसको साइड कर लीजिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच से होकर बहती है ना। क्या बोलेंगे कि नर्मदा क्या बोलेंगे, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच से होकर बहती है ना। नर्मदा नदी है जो किन दो पर्वतों से बीच से होकर बहती है। तो इसका हो जाएंगे, देख लीजिए। ऊपर में है विंध्याचल पर्वत, ऊपर क्या है कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा, विंध्याचल एवं सतपुड़ा। उसके बाद बोला जाएगा कि तापी नदी तापी नदी है जो किस पर्वत के दक्षिण में है, किस पर्वत के क्या है कि तापी नदी है जो किस पर्वत के दक्षिण में है। तो ये हो जाएंगे तापी नदी किस पर्वत के दक्षिण में है। इसका क्या आ जाएंगे, इसका हो जाएंगे सतपुड़ा, है ना। तापी नदी है जो सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। इसमें एक और क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के अगर बात करेंगे तो नर्मदा नदी के उत्तर में कौन से पर्वत है। इसमें एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन से पर्वत श्रृंखला है, तो इसका हो जाएंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसका क्या हो जाएंगे, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, है ना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, ब्लॉक पर्वत या ब्रह्मोस पर्वत। क्या बोलते हैं, ब्लॉक
ब्लॉक पर्वत या ब्रह्मोत्थ्रोस पर्वत, है ना। ब्लॉक पर्वत या क्या बोलेंगे इसको, ब्रह्मोत्थ्रोस पर्वत। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण ब्लॉक माउंटेन जिसको बोलते हैं, है ना, ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण क्या हो जाएंगे, सतपुड़ा, सतपुड़ा हो जाएंगे। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण किसको बोलते हैं, तो सतपुड़ा पर्वत को बोलते हैं और विंध्याचल पर्वत के बोलते हैं। ब्लॉक माउंटेन है जो किसको, तो सतपुड़ा पर्वत को बोलते हैं, और हम लोग किसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग विंध्याचल पर्वत के नाम से हम लोग जानते हैं। एक आता है इसमें क्या आता है कि अवशिष्ट पर्वत आता है, इसको भी लिख लीजिए, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, जो बचे खुचे भाग होते हैं, है ना। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, जो बचे कुचे भाग होते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है, अरावली। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो इसको हो जाएंगे अरावली। पहले अरावली जो था इतना बड़ा था, अरावली इतना बड़ा था, अब धीरे धीरे कटते उसमें बहुत सारे मतलब मौसम के परिवर्तन के कारण धीरे धीरे कटाव होता चला गया। लाखों साल, करोड़ों साल वर्ष पहले अब अरावली कितना बचा है, तो इतना छोटा सा बचा है। अरावली कितना बचा है, तो ये छोटा सा अब बच रहा है अरावली पर्वत, है ना। इसमें हम लोग कर लेते हैं कुछ नवीन बलित पर्वत। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ नवीन बलित पर्वत का उदाहरण बताइए। नवीन बलित पर्वत का उदाहरण, नवीन बलित पर्वत, है ना। नवीन बलित पर्वत का क्या करना है, नवीन बलित पर्वत का उदाहरण ले लेते हैं। तो सबसे पहले हिमालय, नवीन बलित पर्वत में क्या हो जाएंगे, हिमालय हो जाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं हिमालय। हिमालय के बाद एटलस, रॉकी, इसके बाद एंडीज, रॉकी के बाद क्या हो जाएगा, है ना। हिमालय नवीन बलित पर्वत में हो जाएगा हिमालय, एटलस, रॉकीज, एंडीज, रॉकीज। एक आते हैं यूराल, आल्पस। ये जितने भी सारे हैं किसके एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है नवीन बलित पर्वत का एग्जाम्पल है। नवीन बलित पर्वत का क्या एग्जाम्पल है, हिमालय हो गया, एटलस हो गया, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, यूराल हो गया और आल्पस पर्वत हो गए। यूराल और आल्पस पर्वत हो गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग चलेंगे छोटा नागपुर पे। किस पे चलेंगे, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर की सबसे बड़ी नदी, पहले हम लोग कर देते हैं छोटा नागपुर की सबसे लंबी नदी। छोटा नागपुर की सबसे लंबी नदी की बात कर लेते हैं, तो छोटा नागपुर की सबसे लंबी नदी हो गए क्या हो जाएंगे, दामोदर नदी। उसके बाद कर लेते हैं छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी, है ना, ऊंची चोटी। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे पारसनाथ।
है ना। छोटा नागपुर की सबसे लंबी नदी की बात कर लेते तो हो जाएंगे दामोदर नदी, और छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे पारसनाथ हो जाएंगे। इसमें सबसे दूसरी लंबी नदी की बात कर लेते तो दूसरी लंबी नदी कौन हो जाएंगे? स्वर्ण रेखा नदी। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि छोटा नागपुर की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो इसका हो जाएंगे स्वर्ण रेखा नदी। क्या हो जाएंगे कि स्वर्ण रेखा नदी हो जाएंगे। ठीक है। छोटा नागपुर के एक और नाम से जाना जाते हैं। छोटा नागपुर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसका क्या नाम है? तो इसको हम लोग बोलते हैं रूर प्रदेश। छोटा नागपुर को क्या बोला जाता है तो, है ना, रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं इसको। रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर को हम किस नाम से और जानते हैं तो छोटा नागपुर को हम लोग रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला है पाट भूमि। अगला क्या है कि पाट भूमि। पाट भूमि कहाँ पे स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है ना। पाट भूमि है जो कहाँ पे स्थित है? तो इसका क्या हो जाएंगे? ये झारखंड में स्थित है। इसमें हम लोग पॉइंट कर लेते हैं कि छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर छोटे छोटे पहाड़ियों से मिलकर बना है। छोटा नागपुर का जो पठार है छोटे छोटे पहाड़ियों से क्या मिलकर बने। इसमें कुछ पहाड़ियाँ देख लीजिए। छोटा नागपुर की जो पहाड़ियाँ हैं ये छोटे छोटे पठारों से मिलकर या पहाड़ों से मिलकर बने। ठीक है। सबसे ए वाला पठ, इसको क्या बोलते हैं? इधर वाला को बोलते हैं हजारीबाग। हजारीबाग की पहाड़ हो जाएंगे। उसके बाद एक कोडरमा का हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये एक कोडरमा का पहाड़ हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं ये रांची। क्या हो जाएंगे? ये रांची का पहाड़। तो छोटा नागपुर का जो ये पठार है ये छोटे छोटे पहाड़ियों से मिलकर बने हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, दंडकारण्य पठार। क्या है कि दंडकारण्य पठार, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पे ले लेते हैं दंडकारण्य पठार, है ना। दंडकारण्य पठार ये है जो किस नदी से निकलती है? तो इरावदी नदी से। इरावदी दंडकारण्य पठार है जो कहाँ से निकलती है? तो इसका हो जाएंगे इरावदी नदी से। ये जो है उबड़ खाबड़ एवं अनउपजाऊ है ना। ये किस तरह के पठार है? तो ये हो जाएंगे जो उबड़ खाबड़ हो जाएंगे, और इसमें क्या हो जाएंगे जो अनउपजाऊ पठार के रूप में जाना जाता है इसको। तीन धातु है जो ये कहाँ से? तो ये भी दंडकारण्य पठार से ही क्या प्राप्त होती है ना। तीन धातु है जो दंडकारण्य पठार से ही प्राप्त करते हैं। तीन धातु दंडकारण्य पठार के बस्तर क्षेत्र से। कहाँ से? तो इसका हो जाएंगे बस्तर क्षेत्र से प्राप्त होती है।
6 से प्राप्त होती है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में, है ना। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ तक सभी को क्लियर होते जा रहे हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे चैनल को भी क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग क्या चलेंगे? नेक्स्ट टॉपिक पश्चिमी घाट कर लीजिए। अगला हेडिंग डालिएगा पश्चिमी घाट, है ना। अगला हेडिंग क्या है कि पश्चिमी घाट कर लेते हैं हम लोग। पश्चिमी पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट है जो, पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला है? पश्चिमी घाट है जो कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो इसका हो जाएंगे 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? तो पश्चिमी घाट है जो 6 राज्यों में फैला हुआ है ना। पश्चिमी घाट है जो 6 राज्यों में फैला है। तो कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ? तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी घाट 6 राज्यों में। पहले चलते हैं गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, गुजरात चलेंगे, महाराष्ट्र चलेंगे, कर्नाटक चलेंगे, उसके बाद गोवा चलेंगे, गोवा, केरल, केरल, है ना। ये वाला जो भाग है पश्चिमी घाट, ये ऊपर से चलते जाएंगे। यहाँ से भाग से पहले गुजरात आ जाएंगे। गुजरात, है ना। गुजरात क्या लिख दिए? गुजरात आ जाते हैं, महाराष्ट्र आ जाते हैं, कर्नाटक आ जाते हैं, उसके बाद गोवा आ जाते हैं, केरल आ जाते हैं, है ना। इसी तरह से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, उसके बाद केरल आ जाते हैं। तो ये कितने राज्यों में फैला है? केरल, उसके बाद एक और है तमिलनाडु, तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु। तो कितने राज्यों में फैला है? तो ये 6 राज्यों में फैला। पश्चिमी घाट है जो 6 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो ये पूछा जाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट का विस्तार 16 किलोमीटर तक है। पश्चिमी घाटों का विस्तार पूछा जा रहा है उसके, तो कितने हो जाएंगे? इसका 16 किलोमीटर, है ना। पश्चिमी घाट का विस्तार 16 किलोमीटर। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, ये भी पूछा है। तो तापी नदी से इसका विस्तार, इसका लिख लेते हैं, इसका विस्तार तो 16 किलोमीटर। तापी नदी से, तापी से कन्याकुमारी तक, तापी नदी से कहाँ तक के इसका विस्तार? तापी से कन्याकुमारी तक इस तरह इसका विस्तार है। ठीक है। इसमें एक और आते हैं 16 डिग्री जो अक्षांश है, 16 डिग्री अक्षांश, है ना। 16 डिग्री अक्षांश पश्चिमी पश्चिमी घाट को क्या करती है? विभाजित करती है।
है ना, 16 डिग्री अक्षांश है जो क्या करती है, तो 16 डिग्री अक्षांश पश्चिमी घाट को ये क्या कर रही है, तो ये विभाजित करती है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये गोवा से निकलती है, गोवा, है ना। ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका हो जाएंगे गोवा से होकर गुजरती है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, पूर्वी घाट कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, पूर्वी घाट, है ना, पूर्वी घाट। तो सबसे पहले पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जिंदागाड़ा, है ना। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो इसका हो जाएंगे जिंदागाड़ा। पूर्वी घाट की कुछ पहाड़ियाँ देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, पूर्वी घाट की कुछ पहाड़ियाँ पे चलते हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, तो इसमें हो जाएंगे पहला नीलगिरी। क्या हो जाएंगे, नीलगिरी, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त देख लेते हैं। पहला है इसमें नीलगिरी हो जाएंगे, है ना, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ नीलगिरी। उसके बाद आते हैं कार्डमम पहाड़ियाँ, एक आते हैं अन्नामलाई, अन्नामलाई। उसके बाद आते हैं कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ियाँ, इसको इलायची की पहाड़ी बोलते हैं, है ना। इलायची की पहाड़ियाँ भी इसको हम लोग बोलते हैं। कार्डमम पहाड़ियों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग इलायची की पहाड़ियाँ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कार्डमम पहाड़ी को हम लोग किसको, तो इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी का विस्तार की बात कर लेते हैं। नीलगिरी पहाड़ी का कितने राज्यों में इसका विस्तार है, तो नीलगिरी का पहाड़ी का विस्तार ये 3 राज्यों में, केरल, क्या हो जाएंगे, कर्नाटक, केरल के बाद कर्नाटक, उसके बाद आते हैं तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कितने राज्यों में हो जाएंगे, तो ये 3 राज्यों में हो जाएंगे। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है जो 3 राज्यों में हो जाएंगे, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएंगे। अन्नामलाई की बात कर लेते हैं, है ना, तो अन्नामलाई पहाड़ियों का विस्तार हो जाएंगे 2 राज्यों में, केरल और तमिलनाडु। इसका क्या हो जाएंगे, इसको यहीं पे लिख दीजिए, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु में हो जाएंगे कार्डमम की पहाड़ियाँ। फिर उसके बाद चलते हैं किसकी, तो कार्डमम की पहाड़ियाँ की बात कर लेते हैं। तो इसका हो जाएंगे 2 राज्यों में, केरल और, इसका हो जाएंगे केरल और तमिलनाडु में, ठीक है। हम एक एक पॉइंट को सीक्वेंस वाइज करते रहे, है ना, सीक्वेंस वाइज करते जा रहे हैं, जिसमें एक एक पॉइंट आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टि से क्या होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को आप लोग याद करते भी चलिएगा, इसको एक बार पढ़ते भी जाइएगा, बोलते मेरे साथ आप लोग भी बोलते चलिएगा, ताकि आप लोग को भी क्या होगा, ये याद होते। चलो, इसमें क्या था कि केरल और तमिलनाडु, कार्डमम की पहाड़ियाँ 2 राज्यों में, केरल और तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पालनी पहाड़ियाँ, है ना। उसके बाद आ रहे कौन से पहाड़ियाँ जाएंगे, तो पालनी पहाड़ियाँ, शिवराय पहाड़ियाँ, ठीक है, शिवराय पहाड़ियाँ, जवादी हिल्स, उसके बाद आते हैं जवादी हिल्स, ठीक है, क्या आएंगे। उसके बाद हम लोग जवादी हिल्स करते हैं, फिर उसके नीचे
पालकोंडा हिल्स, पालकोंडा है ना। उसके नीचे करेंगे पालकोंडा हिल्स। उसके बाद करेंगे नगरी पहाड़ी, नगरी पहाड़ी, बेलीकोंडा, ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बेली, नागरी पहाड़ी और बेलीकोंडा। एक और आते हैं नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, ठीक है। एक आते हैं नल्ला मलाई, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन से राज्य में पालनी पहाड़ियाँ। सबसे पहले आते हैं, क्या आते हैं कि पालनी पहाड़ियाँ, है ना। तो ये हो जाएंगे तमिलनाडु, इसका क्या हो जाएंगे, तमिलनाडु। इसका हो जाएंगे तमिलनाडु। सेमराय की पहाड़ियाँ, तो ये भी क्या हो जाएंगे, तमिलनाडु, है ना। सेमराय की पहाड़ियाँ क्या हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, तो तमिलनाडु में स्थित है। जवादी पहाड़ी, तो इसका भी बात करते हो तो तमिलनाडु। बाकी ये सारे पहाड़ियाँ हैं, है ना। ये जितने भी पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश, है ना। बाकी जितने भी सारे पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं पश्चिमी घाट, कुछ लिख लीजिए, पश्चिमी घाट, NACP। इसमें कितने पहाड़ियाँ, तो NACP पश्चिमी घाट में, इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं NACP के द्वारा, है ना। NACP तो हो जाएगा नीलगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, फिर उसके कार्डमम पहाड़ी, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं पालनी पहाड़ी। इसको यही लिख लीजिए, पालनी पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर क्लियर हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर एक बार क्या कर लें, आप लोग क्लिक कर लें। तो चलिए, ये आज का लास्ट टॉपिक था, अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को एक बार धन्यवाद, है ना। वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी आप लोग एक बार क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्या करें, इसको क्लिक कर लें, ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलिए, एक बार फिर से आप लोगों के लिए बोलते हैं, सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद, ठीक है।